4 महीना पहले तक लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी 30 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है? 2.5 करोड़ जनता के मन में है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। देखिए, संतोष पांडे भी कहीं न कहीं आरएसएस बैकग्राउंड से बिल्कुल और एक फायर ब्रांड नेता है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इतना मान तो उनका रखेगा कि अगर उनको नहीं करेगा तो उनसे विचार विमर्श करके उनके पसंद का किसी व्यक्ति को। आज कई नेता केंद्र में ऐसे हैं जो नेताओं का भाग्य तय करते हैं, उसमें आरएसएस और एबीवीपी के लोग भी हैं। अरुण साहू ने मना कर दिया कि नई पार्टी जो तय करेगी, जो सामूहिक रूप से तय होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। कभी आक्रामक नहीं, और लेकिन वो आक्रामक है। अब ये उनके पॉजिटिव भी जाता है और निगेटिव भी जाता है। और जनता के साथ साथ नेता भी सोचेंगे कि अगर हम किसी को जिम्मेदारी पार्टी दे रही है तो हमारे कितने काम आता है। जो चौंकाने वाली जब बात आती है तो लोग सोचते हैं कहीं ओपी चौधरी को आगे करके तो बीजेपी नहीं चौंकाएगी। नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम बहुत शानदार है। जो चक्रवात का प्रभाव हुआ है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हम लोग शिमला में बैठे हुए हों, मनाली में बैठे हुए हों और फिर चाय की चुस्की जरूरी हो जाती है। मोदी जी चाय पर चर्चा करा दिए थे तो आज हमें लगा कि हम लोग चाय पर ही चर्चा करें। और चर्चा का विषय वही है जो अभी छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के जुबान पर है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन, और मुख्यमंत्री बनाने में इतना प्रचंड बहुमत के बाद, जनमत के बाद आखिर बीजेपी को देरी क्यों लग रही है, इसकी वजह क्या है, क्या कारण है कि इस देरी का। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आपके जाने पहचाने मेहमान डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं। और अनिल भाई, पहला सवाल तो यही कि जनमत जो है संख्या बल जो है वो पर्याप्त है, कोई उसमें समस्या है नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है? आज 4-5 दिन हो गया। आज आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा जो है एक ट्वीट भी किया इसको लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों आखिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को इतना समय लग रहा है निर्णय लेने में। बिल्कुल संजय, बहुत ठंड का मौसम बहुत गुलाबी है और इसी तरह राजनीतिक मौसम भी गुलाबी हो चला है। और जिस तरह से 3 दिसंबर को रिजल्ट आए, सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए, अप्रत्याशित परिणाम आए और उम्मीद के, कई लोगों की उम्मीद के विपरीत भी रहे कि बीजेपी सत्ता में आ गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस अब विपक्ष में रहेगी। लेकिन सवाल पूरी जनता, 2.5 करोड़ जनता के मन में है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी तय कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये आपने सही कहा कि पार्टी इतना लेट क्यों कर रही है। और जब ये सब जानते हैं कि भाजपा में एक ही पावर हाउस है जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, उनके साथ अमित शाह को जोड़ दीजिए बस। बिल्कुल, अमित शाह को जोड़ दें, लेकिन पावर हाउस तो नरेंद्र मोदी के पास है। वो तो अमित शाह तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी 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 जी। तो ये तय है कि कुछ न कुछ दिल्ली में चल रहा होगा। आज संसदीय दल की बैठक हुई है, फिर संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में एक औपचारिकता पूरी की जाती है कि मुख्यमंत्रियों के नाम तय होंगे और उसके बाद पर्यवेक्षक को भेजा जाना है जो कल शाम तक पहुंचेंगे। फिर विधायक दल की बैठक आहूत होगी, उसमें शायद ये फरमान सुनाया जाएगा या लेटर पढ़ा जाएगा कि किसके नाम पर संसदीय बोर्ड ने मुहर लगाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलना है, अमित शाह का आशीर्वाद मिलना है, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं। ये 3 तो मिलकर के मैन फैक्टर जो डिसाइड करेंगे कि छत्तीसगढ़ का खेवनहार, छत्तीसगढ़ का भाग्य विधाता अगले 5 सालों के लिए कौन होगा। और बहुत सारे नाम हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन नाम पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है इस बात पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि आखिर ये देरी की वजह क्या है। और मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के तौर पे मैं ये महसूस करता हूँ कि एक तो संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, उसमें भी तमाम लोग बिजी हैं, प्रधानमंत्री बिजी हैं, संसदीय दल के तमाम सदस्य मौजूद हैं। एक वजह थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन दूसरी बड़ी वजह जो मुझे लगता है वो शायद ये है, आप विशेष प्रकाश डालेंगे उस पर,
कि आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता उस हाथ में सौंपी जाए जो पार्टी के तमाम नेता को, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को निचले स्तर तक एक करते हुए, उनका विश्वास हासिल करते हुए, सबको साथ लेकर के चलते हुए और छत्तीसगढ़ के जो तमाम जनता है उस पे उसका भरोसा जीतते हुए 2024 में यहाँ की 11 की 11 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को दे। और मुझे लगता है कि इसी समीकरण में परखा जा रहा है कि क्या वो डॉक्टर रमन सिंह इसके लिए मुफीद होंगे, अरुण साव इसके लिए सही व्यक्तित्व होंगे, या फिर विष्णुदेव साय होंगे, या फिर रेणुका सिंह हो सकती हैं, ओपी चौधरी हो सकते हैं, रामविचार नेताम हो सकते हैं, लता उसेंडी हो सकती हैं, या गोमती साय हो सकती है। ये तमाम नाम जिस पर चर्चा है, मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है और इस पर फीडबैक भी प्राप्त कर रहा है। फीडबैक प्राप्त करने की अलग अलग एजेंसीज हैं। एक तो उनके प्रभारी हैं, उनको बुलाया गया वहाँ, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने अपना फीडबैक दिया होगा। इनके अपने स्वतंत्र एजेंसीज हैं जो अलग अलग फील्ड से लेकर के और तमाम नेताओं का जो अपना फीडबैक है वो देते हैं। और मुझे लगता है सारे फीडबैक आने के बाद जो है शायद इस पर कोई फैसला लिया जाए। बिल्कुल, देखिए कुछ न कुछ तो सोच कस चल रही है और दो नाम और चल रहे हैं, मैंने सुना है सरोज पांडे का भी है, एक संभावना तो है सरोज पांडे की। बिल्कुल, नाम तो चर्चा में उनकी भी है, बिल्कुल, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। फिर संतोष पांडे भी दावेदार हैं जी। देखिए संतोष पांडे भी कहीं न कहीं आरएसएस बैकग्राउंड से बिल्कुल, बिल्कुल, और एक फायर ब्रांड नेता है एक तरह से जी। तो ये दो नाम भी है, हालांकि ये नाम काफी पीछे है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, और ओम माथुर ने तो कहा है कि आपको चौंकाने वाले नाम मिलेंगे। नहीं, मैं नया बयान बता रहा हूँ। नया बयान अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब कल निकले संसद से बाहर आए तो पत्रकारों ने घेर लिया उनको, तो उन्होंने बोला कि सर नाम कब तय होगा सीएम का। तो अमित शाह जी ने बोला कि तय कर लेंगे, 2-3 दिन का समय है। तो बोले सर क्यों देरी हो रही है, अगर नाम तय हो गया तो वो जारी हो जाना चाहिए। तो अमित शाह ने बोला कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर नाम हमने तय कर लिया तो 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। हालांकि आज तीसरा दिन है, अभी तक सीएम नहीं मिल पाया छत्तीसगढ़ को। अब सवाल यह है कि जो ये नाम चल रहे हैं, देखिए संजय याद रखिए जब 2018 में कांग्रेस आई थी ना सत्ता में तो उसके पास सीएम के उम्मीदवार भाजपा से कम थे, 2-3 नाम थे, ठीक है, ताम्रध्वज साहू थे, चरणदास महंत थे, 4 लोग थे मोटे तौर पे, लेकिन यहाँ तो 8-10 नामों की लिस्ट है। तो बीजेपी में चूंकि इतने साल सत्ता में रही है 15 साल, इसलिए कद्दावर नेता खड़े हुए 15 सालों में, फिर वो लोकसभा से हो चाहे विधानसभा से हो, बहुत से नाम तय हो गए। और इसलिए जब अब मुख्यमंत्री तय हो रहा है तो बहुत सारे नाम उनके सामने। फिर देखिए कि ये वो चुनाव है जो एक गैप के बाद बीजेपी जीती है। पहले होता यह था कि रमन सिंह के नेतृत्व में आए तो रमन सिंह सीएम हो जाते थे, तो बीजेपी के सामने ज्यादा समस्या नहीं होती थी। अब तो आप एक बार गैप करने के बाद आप सरकार में आए हैं तो जनता की उम्मीदों को भी देखना होगा, आपको वर्ग समीकरण देखने होंगे, आपको जाति समीकरण देखना होगा, आपको आरएसएस का फील्ड भी देखना होगा, उनकी इच्छा देखनी पड़ेगी, इच्छा देखनी पड़ेगी। फिर फायर ब्रांड है कि नहीं है, जैसे कि अभी तक हमने अलग राज्यों में सीएम के प्रयोग देखे हैं, भाजपा के प्रयोग देखे हैं सीएम को लेकर के, थोड़ा सा चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है चौंकाने वाले परिणाम आए, और इसलिए जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें आपने सब नाम गिनाए ही है, लेकिन जो प्रमुख तौर पर चल रहा है कि वो है पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे खेमों के में स्वीकारणीय व्यक्ति हैं, उनका नेचर हो चाहे कार्यशैली हो सब कुछ पसंद है लोगों को, तभी तो 15 साल उन्होंने सत्ता चलाई। बिल्कुल, पर उनके साथ अब ये है कि एज फैक्टर थोड़ा सा आ सकता है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि अब नया चेहरा दिया जाए, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह को बातचीत चल रही है, सब कुछ है। और अभी बहुत से नेता विधायक, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब को खारिज करके कोई फैसला केंद्र नहीं करना चाहेगा शायद, क्योंकि डॉक्टर साहब के संबंध सबसे बेहतर है, मधुर हैं, और अभी भी संगठन के वो जो हैं
संगठन के ही व्यक्ति कहे जा सकते हैं। संगठन का कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है जिससे बाहर जाते हैं, जिससे परे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इतना मान तो उनका रखेगा कि अगर उनको नहीं करेगा तो उनसे विचार विमर्श करके उनके पसंद का किसी व्यक्ति को। देखिए संजय, भाजपा कांग्रेस नहीं है जी कि कोई आप काम निकल गया तो आप अपने सीनियर लीडर को साइड लगा देंगे। यहाँ अभी ये कल्चर नहीं है। भाजपा में आज भी सीनियर लीडरों का सम्मान है। इसलिए मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा कि 4.5 साल तक डॉक्टर रमन सिंह से बीजेपी ने कुछ करवाया हो ना करवाया हो, चुनाव के समय उनकी पूरी मदद ली। उनके द्वारा कही गई टिकटें बांटी गई, उनके हिसाब से चेहरे तय हुए कुछ, ठीक है। और रमन सिंह भी पार्टी के फेवर में हमेशा सोचते रहे हैं। तो रमन सिंह का जो कद है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उन्होंने पूरी पार्टी को समझा है अच्छे से। इसलिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी उपेक्षा नहीं करेगी, बल्कि बीजेपी उनको इतना ज्यादा सम्मान देगी कि आप देखिएगा आने वाले समय में आप आश्चर्यचकित पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए एक चर्चा ये भी है कि यदि उनके नाम पर मुख्यमंत्री के लिए सहमति केंद्रीय नेतृत्व न बना पाए तो उनको पहले बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सम्मानजनक तरीके से उनको केंद्र में ले जाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में। और उसके बाद शायद कुछ इस तरह की भी चर्चा मार्केट में है। बहुत सी चीजें हैं और वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके कद के हिसाब से पद को देखा और समझा जाएगा। उनके लिए चर्चा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। उनके लिए चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको 6 महीने बाद सांसद साबित होना है। 6 महीने बाद तो वैसे भी लोकसभा चुनाव होंगे, इसलिए ऋषभ करके केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम चल रहा है। मैंने सुना कि आने वाले समय में यदि कोई बड़े पद खाली होते हैं तो राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, ऐसे राज्यपाल के लिए तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया। तो रमन सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है और जो केंद्र बोलेगा वो रमन सिंह उस बात को समझेंगे और स्वीकार भी करेंगे। बिल्कुल। और रमन सिंह से पूछ कर ही अगला सीएम तय होगा। ये भ्रम किसी को भी नहीं रहना चाहिए। जी, मतलब ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। शायद मैं उसको थोड़ा एक क्लियर करना चाहूंगा कि उनसे पूछ करके, उनको विश्वास में लेकर के ही केंद्र तय करेगा कोई भी चीज। बिल्कुल। उनको किनारे करके नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अन्य नाम है जिसमें विष्णुदेव साय हैं। अगर डॉक्टर रमन सिंह 1 मिनट के लिए हम मान ले कि अगर उनके नाम पे विचार फाइनल सहमति नहीं बनी तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब की तरफ से जो सबसे पहला नाम होगा वो शायद विष्णुदेव साय का नाम होना चाहिए, क्योंकि विष्णुदेव साय उनके खेमे के भी हैं, उनके बहुत विश्वस्त भी हैं और छत्तीसगढ़ के तासीर के अनुकूल भी हैं, सीधे हैं, सरल है, सौम्य हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, सरगुजा संभाग से आते हैं जहाँ से इस बार बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला है। तो वो भी एक चर्चा ऊपर से नाम हो सकती है। मैंने जितना विष्णुदेव साय को समझा है, रमन सिंह और उनमें दोनों में एक समानता है कि जितना रमन सिंह धैर्य से सुनते हैं उतना ही विष्णुदेव साय भी सुनते हैं। और राजनीति में एक बड़ी कला मानी जाती है कि जब आपके सामने दर्जनों लोग हों तो आप उनको सुनते रहें और अपनी बात को बहुत सार तत्व में रखें। ये विष्णुदेव साय के साथ खासियत है। और आपको याद होगा संजय कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री होते थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 2 बार बने विष्णुदेव साय, और इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी दोनों के बीच में कि विष्णुदेव साय के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सरकार वापस आई बीजेपी की। बिल्कुल। ठीक है, 2 बार वापस आई और ये क्रेडिट जो है वो विष्णुदेव साय को जाता है। केंद्रीय मंत्री बने फिर वो रमन सिंह के सुझाव पर ही केंद्रीय मंत्री बनाया गया उनको। और वो कोयला और खनन शायद था उनके पास, बहुत अच्छा काम खड़ा किया उन्होंने। कोल जैसे डिपार्टमेंट में रहते हुए जहां लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार होते थे, कोई आदमी दागी रहने से बच नहीं पाता था। विष्णुदेव साय पाक साफ होकर के रहे हमेशा, कभी उन्होंने दाग नहीं लगा उनके ऊपर। तो केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल भी उनका बहुत अच्छा रहा। फिर पार्टी ने कहा कि नहीं, अब आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे सांसद का, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। आप देखिए कि 5 साल तक क्या पद रहा उनके पास, कोई पद नहीं था। फिर भी विष्णुदेव साय पार्टी के लिए हिसाब से काम करते रहे। सीधे सरल है, मुद्दों को समझते हैं, पार्टी के आदेश को भी समझते हैं बात को, और विद्रोही तेवर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो बीजेपी क्या होता है, जब आप लीडर बनाते हैं ना, तो वो लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो इन सारे गुणों से भरपूर हो। विष्णुदेव साय उनमें है। और मैं बताऊं आपको कि वो आज भी ट्राइबल्स के तौर पर भी
एक बेहतर जनाधार है उनका। जी बिल्कुल। जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो ट्राइबल चेहरे हैं बीजेपी के पॉलिटिक्स में, वो उनके बीच में मुफीद है। जी जी। वो सुनते हैं सबकी बात जी, को। और इसलिए विष्णुदेव साय को कहीं ना कहीं गुड बुक में है, वो मोदी और शाह की भी गुड बुक में है। इसीलिए आप देखिए कि उनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। और फिर अरुण साव भी, चूंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ठीक है, बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में लड़ती है, तमाम लोग होते हैं, लेकिन चूंकि अगर सामने वो थे, ठीक है कि निशाना प्रदेश अध्यक्ष वो थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का पूरा निशाना डॉक्टर रमन सिंह पर होता था। लेकिन बावजूद इसके चूंकि नेतृत्व उनका था तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। तो एक स्वाभाविक दावेदार वो भी हैं, और प्रमुख दावेदार इसलिए भी हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, साहू समाज से आते हैं, जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, और सामने लोकसभा का चुनाव भी है। तो इस दृष्टिकोण से भी, पार्लियामेंट के चुनाव के दृष्टिकोण से भी वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुफीद बैठते हैं। तो उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है। बिल्कुल। अरुण साव एबीवीपी से निकले हुए हैं। एबीवीपी जो आरएसएस की छात्र विंग है, वहां से निकले हुए नेता है, और पहली बार सांसद बने। उसके पहले वो छोटे छोटे पदों में रहे रमन सरकार के समय में, बहुत हाईलाइटेड नेता नहीं रहे। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई, चुनाव लड़ाने की बारी आई लड़ने की, तो बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उस चेहरे को आगे किया। आरएसएस का भी उनके साथ हाथ है। तो एक तो यह है कि वो आरएसएस और एबीवीपी के पसंदीदा है। जो आज कई नेता केंद्र में ऐसे हैं जो नेताओं का भाग्य तय करते हैं, उसमें आरएसएस और एबीवीपी के लोग भी हैं। तो वो नाम भी अरुण साव को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक जो जिसको बोलते हैं ना स्वाभाविक दावेदारी, कि आपकी लीडरशिप में पार्टी सत्ता में आई, वरना बीजेपी सुसुप्त अवस्था में थी। बिल्कुल। अब 4-4.5 साल तक तो लगभग आप भूल जाइए कि कुछ था। 4 महीना पहले बिल्कुल। लोग ये कह रहे थे कि हाँ। बीजेपी 30 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वही हालत भी थी। हाँ। उसके बाद जब अमित शाह और तमाम लोग आए और अरुण साव को पूरी ताकत मिली, तब मिलकर के जो है पार्टी आगे बढ़ी है, और तब जाकर के। अच्छा, साव को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब आपको याद होगा कि उनके साथ कितने शक्तिमंडल था। ओम माथुर प्रदेश प्रभारी, नितिन नवीन सह प्रदेश प्रभारी, फिर संगठन मंत्री, फिर एक क्षेत्रीय संगठन मंत्री। तो इतने नेताओं के बीच सामंजस्य करके चलना और उनके हिसाब से आगे बढ़ते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना, ये अरुण साव की एक बड़ी खासियत रही, जो कि बीजेपी एक चीफ मिनिस्टर में देखती है कि वो सबको लेके चल पाएंगे क्या। तो आप देखिए कि बीजेपी में जो अलग अलग खेमे के भी नेता थे, चाहे वो बड़े बड़े जितने भी नाम हम देख रहे हैं, वो सारे नेताओं को उन्होंने विधानसभा चुनाव तक आते आते सबको ये समझा लिया कि पार्टी पहले जीतेगी, तब हम सबका वर्चस्व वजूद है। और इसमें वो अरुण साव ने खुद को साबित किया। टिकटें जब बांटने की बारी आई, तो कई बार होता ही है कि मतभेद होते ही हैं, जाहिर सी बात है। आप कोई नेता की सीट के लिए लगेगा, कोई किसी के लिए लगेगा। लेकिन जब टिकटें सामूहिक रूप से तय हुई, अरुण साव की व्यक्तिगत इच्छा को खुद को नजरअंदाज करते हुए मैं मुझे लगता है कि 4-5 चेहरे मेरे को ऐसे याद हैं जो एबीवीपी के थे, जो टिकट चाहते थे, और भी उनके कई करीबी लोग थे। अरुण साव ने मना कर दिया कि नहीं, पार्टी जो तय करेगी, जो सामूहिक रूप से तय होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो ये अरुण साव की काबिलियत रही। फिर मोदी जी के जितने दौरे चुनाव के समय हुए, आप देखिए उनके साथ जीप में एक ही व्यक्ति खड़ा रहता था, वो थे अरुण साव। तो मैसेज दिया गया। फिर अब 2003 में जो चुनाव हुए, वही चुनाव इस बार के माने गए हैं। 2003 में प्रदेश अध्यक्ष कौन था? रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, और जीत का सेहरा उनके ही सर में बांधते हुए उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी गई। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है, और वर्ग के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से बिल्कुल वही स्थिति है जो रमन सिंह के साथ 2003 में थी। उसी धरातल पर, उसी कद में आज अरुण साव खड़े हुए हैं। इसलिए वो अभी भी सबसे पहली पसंद बने हुए, मेरे को ऐसा लगता है, मोदी और शाह की। और हमारी शुभकामनाएं है कि वो मुख्यमंत्री बने। जी। कुछ और नामों पर बात कर लें तो रेणुका सिंह की भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री हैं और भरतपुर सोनहत सीट से जीती हैं। तो रेणुका सिंह भी ट्राइबल्स है और ट्राइब्स और काफी आक्रामक नहीं, और लेकिन वो आक्रामक है। अब ये उनके पॉजिटिव भी जाता है और निगेटिव भी जाता है। खुद पार्टी के बहुत से नेता उनसे सहमत नहीं है। मुझे याद है कि जब पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी और अलग अलग वर्गों से राय ली जा रही थी नेताओं को लेकर के कि किसको लड़ाया जाए, उनको लेकर बहुत एंटी इनकम्बेंसी आई थी सामने।
एक दो बात का तो मैं खुद भी गवाह हूं कि जनता ये कह रही है कि भाई आपने 4 साल उनको 4.5 साल मंत्री बनाया, क्या उपलब्धि रही प्रदेश की, क्या उपलब्धि रही, ये तो जनता आकलन करेगी ना। और जनता के साथ साथ नेता भी सोचेंगे कि अगर हम किसी को जिम्मेदारी पार्टी दे रही है तो वो हमारे कितने काम आता है। तो रेणुका सिंह के साथ थोड़ा माइनस ये है, हालांकि सरकार चलाने के लिए जो प्रशासनिक क्षमता है वो उनमें है, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुकी है। रमन सिंह की पहली महिला और बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री थी। फिर महिला होने के साथ साथ उनमें एग्रेसिवनेस भी है। आप देखिए कि उनके कितने वीडियो वायरल हुए जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने वो किया, आईना दिखाते हुए एक तरह से उन्होंने। और सोनिया गांधी वाला बयान भी काफी वायरल हुआ था। प्रशासनिक क्षमता है, केंद्रीय मंत्री मोदी मंत्रिमंडल की मेंबर है, ट्राइब्स है और महिला है। अभी बीजेपी ये भी सोच रही कि क्या महिला नेतृत्व को आगे लाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक हालांकि जितने मुख्यमंत्री उसमें महिला नेतृत्व आया नहीं है, तो इस लिहाज से रेणुका सिंह आगे मानी जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो खासियत मैंने देखी वो ये है कि अगर हमने जैसे आप अगर अरुण साव की काबिलियत देखी जा रही है, अरुण साव का रिजल्ट परखा जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी रेणुका सिंह के साथ भी देखेंगे ना कि 4.5 साल इन्होंने क्या किया और कितना ये कार्यकर्ताओं के नजदीक रही। जब आप लीडरशिप सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें देख, तो रिजल्ट बेस पे थोड़ा सा रेणुका सिंह वीक है और देखते हैं क्या तय करते हैं। और सरगुजा से ही एक और दावेदार सामने आते हैं और उनकी नाम भी चर्चा है, रामविचार नेताम की। काफी पुराने नेता है, मध्य प्रदेश के जमाने से विधानसभा पहुंचते रहे हैं रामानुजगंज से जीत करके और फिर इस बार जीते हैं। उनको भी शुभकामनाएं देने वालों की लाइन लगी हुई है उनके घर पे। तो उनके बारे में क्या इनपुट है आप तक? नेताम साहब बहुत अच्छा आदिवासी चेहरा है बीजेपी का, और मुझे याद है कि कई सालों से वो जुड़े रहे, रामानुजगंज सीट से जीतते रहे। तो केंद्र में पिछले कुछ सालों में रामविचार नेताम ने अपनी एक जड़ जमाई है, नेतृत्व के बीच खुद को साबित किया है और धीरे धीरे वो अमित शाह की गुड बुक में भी आए हैं, क्योंकि राज्यसभा सदस्य होने के नाते वो केंद्र में ज्यादा जगह जमा पाए। तो नेताम भी बहुत अच्छा चेहरा है ट्राइब्स के तौर। अगर बीजेपी ट्राइब्स को आजमाना चाहती है तो उन पर एक दांव खेल सकती है बीजेपी। तो रामविचार नेताम, लेकिन होता क्या है कि जब आप सरगुजा के नेता हो जाते हैं तो पूरे प्रदेश में थोड़ा आपको जनाधार बनाने में समय लगता है। तो मुझे लग रहा है कि राज्य के हिसाब, पूरे राज्य के हिसाब से थोड़ा आप जरूर अननोन चेहरा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मंत्री होने के नाते तो आप चूंकि वो गृह मंत्री थे, कई विभागों के मंत्री थे, तो प्रदेश तो उनको जानता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान इस रूप में है क्योंकि वो राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनकी एक अपनी पहचान है। तो मुझे लगता है कि उनके नाम पर भी विचार। सबसे बड़ी बात है कि रामविचार नेताम 15 साल मंत्री रहे, 15 साल नहीं, एक बार हारे थे, 10 साल मंत्री रहे और अच्छे काम किए उन्होंने। उनके जो डिपार्टमेंट से मैं देखा था कि चाहे वो पंचायत रहा हो, चाहे वो दूसरे रहे, बहुत अच्छे काम खड़े हुए, डेवलपमेंट के मॉडल उन्होंने खड़े किए और सामंजस्य करके चलते हैं, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी का संगठन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। उनके विवादित व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे ही लीडरशिप की जरूरत होती है। देखते हैं नेताम साहब का भाग्य किस कदर बैठता है। और एक सबसे चर्चित नाम ओपी चौधरी का भी है, युवा चेहरा, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो चौंकाने वाली जब बात आती है तो लोग सोचते हैं कहीं ओपी चौधरी को आगे करके तो बीजेपी नहीं चौंकाएगी। ओपी चौधरी दरअसल एक प्रयोगवादी चेहरा आए हैं बीजेपी का। ब्यूरोक्रेट्स थे, कलेक्टर वगैरह भी रहे, फिर उनको लगा कि राजनीति में आना चाहिए, इसके लिए उन्होंने भाजपा नेताओं से बात सलाह मशवरा किया, कुछ संघ के भी नेता थे और फिर उन्होंने भी उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आप आ सकते हो, क्योंकि राजनीति को यदि अच्छे लोग चेहरों की जरूरत है तो ब्यूरोक्रेसी भी उनमें से एक है। और नरेंद्र मोदी का जो मॉडल हमने अभी देखा है 7 सालों में, ब्यूरोक्रेसी पे उनका जबरदस्त भरोसा है। मैं बताऊं 10 से 12 केंद्रीय मंत्री उनके ऐसे हैं जो या तो कॉर्पोरेट से हैं या फिर वो ब्यूरोक्रेट से है ना। और अश्विनी वैष्णव कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए बीजेपी तेलंगाना में भी जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो रिटायर्ड आईपीएस थे, रेजिग्नेशन दे करके वो आईपीएस आया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। आज बीजेपी ने वहां 5 से 6 सीटें जीत ली है, 8 सीटें। है।
तो तेलंगाना में तो इसलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी ने कुछ जो प्रशासनिक चेहरे हैं उन चेहरों को भी राजनीति में आजमाया है, और ओपी चौधरी उसमें एक छत्तीसगढ़ का बड़ा नाम है और एक लंबी पारी उनको राजनीति में खेलनी है। फिर युवा है, तो आजकल लोग पसंद कर रहे हैं कि युवा ब्रांड लोगों को पसंद कर रही है, जो नई पॉलिटिक्स आई है उसमें, और ओपी चौधरी उसी उम्मीद में खरे उतरे हैं। आप देखिए रिकॉर्ड मतों से जीते वो प्रदेश में दूसरी बात एक ये है कि जो यहाँ का सामाजिक समीकरण है उसमें भी वो फिट बैठते हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग से। और दूसरी बात ये है कि अमित शाह बोल करके गए थे, रायगढ़ वालों से वादा करके गए थे कि आप इनको विधायक बनाइए, हम बड़ा आदमी बना देंगे। तो वो भी एक उनके साथ एक पॉजिटिव जाता है, लेकिन बड़ा आदमी बनाने का मतलब अब वो मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है, ये तो जब फैसला होगा तो पता चलेगा। बिल्कुल, और अमित शाह ने यदि ऐसा कहा है तो आप ये समझिए कि उनको बहुत लंबी पारी खेलनी है और बीजेपी में उनको अच्छी तवज्जो मिलेगी, तो इसलिए ओपी को भी जल्दी नहीं है। आप देखिए 4.5 साल उन्होंने अच्छी मेहनत की, अपने गांव में मेहनत की, अपनी सीट पर मेहनत की और पार्टी के लिए भी लगे रहे। वो बहुत अच्छे प्रवक्ता भी साबित हुए ओपी चौधरी। तो अलग अलग क्षेत्र में उनको पार्टी ने उपयोग लिया है, लेकिन दो चीजें उनके साथ थोड़ी माइनस है। पहला ये कि उनका राजनीतिक अनुभव को कहा जा रहा है कि पार्टी में भी जूनियर हैं, सीनियर लीडर बहुत आ गए हैं चुन करके, आप मंत्रिमंडल में भी बनाएंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे तमाम तरह के सवाल खड़े हैं। तो एक तो राजनीतिक उनका अनुभव कम है, दूसरा ये कि संगठन को भी अभी उन्होंने 5 साल में समझा है बात को। तो इसलिए यही एक छोटा सा कारण उनके निगेटिव हो सकता है कि बीजेपी सोचे कि चलो अभी एक पारी और आप एडजस्ट करिए। तो चीफ मिनिस्टर सबके यही एक थोड़ा सा उनका बेल्ट हो सकता है, नहीं तो मंत्रिमंडल में तो उनका आना तय है, मंत्रिमंडल में तो उनका उपयोग करना भी चाहिए। अगर संभव है एक मैसेज देने के लिए उनको डिप्टी सीएम भी बना दे, अगर सीएम पे बात ना बने बिल्कुल तो डिप्टी सीएम बना करके युवाओं को, बिल्कुल युवा वोटर को और छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग को 2024 के लिए तैयार करने के लिए उनको एक सिंबल के तौर पे ला सकते। बिल्कुल, आखिर उमेश पटेल भी मंत्री बने तो इसी उम्र, इनसे भी कम उम्र में बने मंत्री। इसलिए ओपी चौधरी को आगे करना ही चाहिए, बीजेपी को मंत्रिमंडल में भी लाना चाहिए। फिर जब बीजेपी में इस बात की गुहार मची हुई है कि सेकंड लीड के नेता सामने लाए जाए, तो फिर ओपी चौधरी क्या बुरे हैं? बिल्कुल, आखिर वही तो लीडरशिप करेंगे और वही मॉडल कमोबेश उसी धरातल पर लता हुसैंडी भी, लता हुसैंडी की भी चर्चा है और वो भी युवा हैं। वह हालांकि उनको अनुभव है, वो महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, अभी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। और ये चर्चा काफ़ी प्रमुखता से है कि महिलाओं के नाम पर अगर जो 3 महिला का नाम है उसमें रेणुका सिंह, लता हुसैंडी और गोमती साय। देखिए, लता हुसैंडी उस बस्तर से आती हैं जिसमें बीजेपी को 8 सीटें दी हैं और ट्राइब्स हैं और धाकड़ नेत्री हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया उनको पार्टी ने। तो चूंकि आदिवासी हैं इसलिए पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है और साफ चेहरा है, निर्विवाद है, नेचर बड़ा अच्छा है, तो वो सारे समीकरणों पे फिट बैठती हैं लता हुसैंडी। इसलिए उनको लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है नहीं, सारे लीडरों को भी साथ लेकर के चलती हैं, बड़ा सौम्य चेहरा है, बहुत बयान बहुत कम देती हैं। मैं तौर पर वो काम करने पे ज्यादा यकीन रखती हैं बजाय बोलने के। इसलिए लता हुसैंडी को फिर भी पार्टी उनको आगे बढ़ा सकती है और उनको भी डिप्टी सीएम, मैं तो सुन रहा हूँ शायद डिप्टी सीएम या सीएम के लिए भी हो सकता है। दूसरी बात, एक बात और बताऊं, अविवाहित हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं, तो इस लिहाज से भी पार्टी सोचती है कि चलो ये ईमानदार रहेंगी, भ्रष्टाचार कम को रोक सकेंगी। फिर बताओ मंत्री रही है तो प्रशासनिक अनुभव भी है, तो अफसरों ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना ये भी जानती हैं। फिर प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अच्छे लाए, योजनाएं उन्होंने खड़ी की, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, तो ये सारे समीकरणों पर लता हुसैंडी फिट बैठती हैं। बहुत उनका कोई बहुत निगेटिव चीजें है नहीं, तो बीजेपी उनकी भी किस्मत जाग सकती है। और एक गोमती साय, उनके नाम की भी चर्चा होती है। और पीएम जब दुबई से लौटे तो जिन 2 नेत्रियों से मुलाकात की, चर्चा की, उसमें से एक गोमती साय भी। गोमती साय जशपुर
इलाके से हैं जी। और जिला पत्थल गांव से जीत करके पत्थल गांव से जीत के आई, राम पुकार सिंह जैसे धाकड़ कद्दावर मंत्री को हराया। जी। बेसिकली वो कांग्रेस बेल्ट है, जी। कांग्रेस सीट है, वो परंपरागत रूप से कांग्रेस है वो। हाँ। इसके बाद भी वहां से सिर्फ 225 वोटों से जीती, लेकिन जीत होती है, वो जीत गई अंततः, क्योंकि वो सांसद भी थी, इनकम्बेंसी तो उनके साथ भी रही होगी। तो पहले तो वो सांसद के तौर पर जीती और अब उन्होंने विधायक के तौर पर जीती है। तो गोमती साई को मुझे जहां तक याद है कि याद होगा आपको कि एक तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश प्रतिनिधि मंडल भेजा था, उसमें गोमती शाह ने प्रतिनिधित्व किया था। और उसके बाद जब मणिपुर की घटना हुई और सभी सर्वदलीय संगठन वहां गया मणिपुर में, तो उसका भी पार्ट बीजेपी को लीड गोमती शाह ने किया था। फिर नरेंद्र मोदी के साथ कई उनकी मुलाकातें आधे एक घंटे की चर्चा में रही। तो ऐसा समझा जा रहा है कि गोमती साय को बीजेपी, चूंकि आदिवासी हैं गोमती साय, इसलिए आगे बढ़ा रही है और यंग है, जिला पंचायत की राजनीति से उठ करके आई हैं और निर्विवाद चेहरा है, बहुत भ्रष्ट चेहरा भी नहीं है एक तरह से। तो गोमती साय को इस तरह आगे बढ़ाने का मतलब साफ है कि बीजेपी ट्राइब्स को प्रोत्साहित करना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। और एक बात और कहूँ, ये वो बीजेपी है जिसने इस देश को पहला ट्राइब राष्ट्रपति दिया और वो भी महिला। तो इसी तरह बीजेपी को अब श्रेय लेना चाहिए कि क्या वो प्रदेश को पहली ट्राइब चीफ मिनिस्टर दे सकती है क्या। अगर ऐसा होगा तो लता उसेंडी, रेणुका सिंह और गोमती साई की किस्मत जाग सकती है, उसमें से किसी का भी चुनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के तमाम चेहरे आपने देखे, इन तमाम चेहरों पे हमने चर्चा की और इन तमाम चेहरा पे जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार उस पे विचार मंथन कर रहा है। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने तय कर लिया होगा, लेकिन एक औपचारिकता होती है। एक औपचारिकता ये होती है कि संसदीय बोर्ड जो है वहाँ पर वो नाम जाता है और संसदीय बोर्ड उसको तय करता है। फिर उसके बाद एक प्रक्रिया ये होती है कि पर्यवेक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक आकर के जो विधायक दल की बैठक है वो विधायक दल की बैठक करते हैं और विधायक दल की बैठक में एक औपचारिकता के तौर पे विधायक दल का नेता चुना जाता है। कोई एक सीनियर विधायक उसका प्रस्ताव करता है, फिर कोई दूसरा उसका समर्थन करता है और इस तरीके से विधायक दल का नेता चुना जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है और जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की, ये जो देर लगने की मूल वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दबाजी नहीं है। जो मेजॉरिटी है वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, संख्या की कोई दिक्कत नहीं है और कोई जल्दबाजी भी नहीं है। विधानसभा का गठन के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो इस सब के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इत्मीनान से ये तय कर रही है कि 2024 में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें जीत करके देने का मादा किस व्यक्ति में है, किस विधायक में है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 11 सीट जीत करके दे सकता है। और जो इस मानदंड पे सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से, वोट को एकत्र करने के दृष्टिकोण से और कुल मिलाकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए 11 की 11 सीट पर विजय श्री दिलाने की का जो मादा रखता हो, ऐसे ही किसी नाम पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में मुहर लगाएगी और विधायक दल का उसको नेता चुना जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। हमारी ये चर्चा आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एडिटर जी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की चर्चा में हमें और अनिल द्विवेदी जी को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।